दें कि आज हम बताएंगे 38 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, ये हॉट सीट मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पर महिला सांसद हैं जिनका नाम है मेनका गांधी जी, और आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, मात्र कुछ ही महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन आज हमारी पूरी टीम निकल चुकी है सुल्तानपुर के मेन सिटी में, जहां पर आज बात करेंगे, चाय पर चर्चा भी करेंगे और कुछ साथी लोग इधर खड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर में किसकी संख्या भारी होने वाली है, क्योंकि बस कुछ ही महीने बचे हुए हैं चुनाव के। तो जिस तरह से तमाम मुद्दे लेकर लोग आज जाते हैं जनता के बीच में, क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में मुद्दे, तो सीधे बात करेंगे। काफी साथी बैठे हुए हैं, आप कैमरे में देख भी रहे होंगे। तो सर जी, क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक सिंह, जिस तरह से देखा जाए कि दीपक भैया की यहाँ पर कुछ महीने बचे हुए हैं लोकसभा चुनाव होने में, तो क्या लगता है कि सुल्तानपुर में इस बार कौन बाजी मारेगा? भाजपा फिर मारेगी बाजी। भाजपा मोदी जी जो विकास काम कर रहे हैं उसमें भाजपा फिर सुल्तानपुर में लोकसभा सीट जीतेगी, भाजपा ही। सांसद जी के कामों से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हो सांसद जी के कार्यों से। हम नहीं, पूरा सुल्तानपुर जिला संतुष्ट है इनके कार्यों से। आप भैया क्या लगता है कि क्या? नहीं, सही कह रहे हो, भाजपा ही आएगी फिर। क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दे से भाजपा खत्म कर दिए, मुद्दा कुछ बचा ही नहीं है। क्या भैया क्या कह रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, वो तो कह रहे हैं कुछ है या नहीं है, पूर्ण हो गया। आपके सामने तो कह रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा नहीं है। अरे वो वोट भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। ये वोट भाजपा को ही देते हैं, इनको परेशान मत होइए। ये भी वोट हमारे साथ जग भाजपा कमल के फूल पे दबाएंगे। यहाँ बैठे हैं इसीलिए, राजनीति है, विपक्ष में बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय विक्रम है। अजय विक्रम जी, एक चीज ये बता दीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो पहली महिला सांसद हैं मेनका गांधी जी यहाँ पर, तो क्या लगता है कि दोबारा वो आएंगी फिर, या फिर आएंगी? और आएंगी तो 1.5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगी। और सांसद जी ने इतना दौरा किया है जिले में, किसी सांसद ने इतना दौरा नहीं किया है। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, जो वहाँ के राहुल गांधी जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं भैया? इंडिया गठबंधन नहीं तो पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरा। भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी, भारत पहले से जुड़ा हुआ, भारत थोड़ी जोड़ना है। वो कांग्रेस को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। कहाँ कांग्रेस है? कोई गठबंधन कहाँ बचा है? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, सबको भारत रत्न मिल रहा है। अच्छे जो काम किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और किसी के मनोदृष्टि पे और नहीं चल रही है। क्या कहेंगे भैया, आप क्या लगता है कि सुल्तानपुर में भारत रत्न दे के लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं? भारतीय झूठा पार्टी के लोग हैं ये। भारत रत्न दे के अगर किसी को अपनी तरफ खींचा जाए और ईडी सीबीआई के दबाव में, डर में, दहशत में करके लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और ये लोग न महंगाई की बात करेंगे, न बेरोजगारी की बात करेंगे। अगर इनके पीछे कोई महंगाई की बात करेगा, उसके पीछे ईडी छोड़ देंगे, उसके पीछे सीबीआई छोड़ देंगे। भारत रत्न नहीं दी किसी को। बता रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस राज की, 65 साल बता रहे हैं कि राज की, किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। उसकी बनाई हुई चीजें बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी अपने घर से लेके आए थे? उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कुछ नहीं बिका है, सब कुछ आपने ही सारे बैंकों को बेचा है। आपकी ही सरकार ने एचडीएफसी और जितनी भी बैंक थी उनका निजीकरण कांग्रेस ने ही करवाया। और कहीं भी आपके पास कोई मैनिफेस्टो बचा नहीं है। विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, बता रहे हैं। सिर्फ आरोप लगा रहे हैं भैया, आरोप लगा रहे हैं। आपका ये बिंदास एक्सप्रेस चैनल मुझे बड़ा गंभीर चैनल लग रहा है। बहुत बधाई के पात्र हैं आप जनता के बीच में आकर के, और मुझे यकीन है कि आप पक्ष विपक्ष की संतुलित डिबेट को दिखाएंगे। थोड़ा मुझे समय दीजिएगा 1 मिनट का, मैं बात का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। अभी हमारे सम्मानित साथी जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं वो कह रहे थे बेचने का सिलसिला किसी और ने शुरू किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 1961 में जिस समय पे बैंकों का 71 में जिस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना शुरू हुआ था, निजी घरानों से बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे,
उस राष्ट्रीयकरण करने का पहला विरोधी जनसंघ ने किया था। बैंक को हमेशा निजी घरानों में ही जनसंघ रखना चाहता था। और इधर एक मसला रेवड़ी की तरह भारत रत्न देने का चला हुआ है। नरसिंहा राव जी को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसमें नरसिंहा राव का निधन हुआ है। राजघाट पर उनको जगह नहीं दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनको वहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए राजघाट पे जगह नहीं मिली नरसिंहा राव को। आज भारत रत्न दिया जा रहा है। दूसरे उसमें है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने उपजों का, कृषि उत्पादों का, जो फसलों का भुगतान है, उन्होंने कहा था लागत का दुगना भुगतान होना चाहिए। जो लागत किसान की आती है उसका दुगना। उस कमीशन आयोग की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने और उनको भारत रत्न दे रहे हैं एमएस स्वामीनाथन को। तीसरी शख्सियत है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 1977 के बाद जो सरकार बनी थी चौधरी चरण सिंह की, दोहरी सदस्यता के सवाल पर जो जनसंघ घटक शामिल था उसमें जनता पार्टी में, दोहरी सदस्यता के सवाल पर चौधरी चरण सिंह की सरकार को गिराने का काम जनसंघ नहीं किया था, जो भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है। ये इन लोगों को अपमानित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न के नाम पर। और सुनिए, एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बात। प्रश्न बोल दिए हैं आप। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और किसी साथी ने भी सवाल उठाया कि और किसी को भारत रत्न नहीं मिला था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने भारत रत्न दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितने भारत रत्न दिया था? एक सवाल कर लीजिए इनसे। भैया ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से जो है छलावा किया जा रहा है। इनका कहने का मतलब है कुछ नए मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इन लोगों के पास कुछ है नहीं मुद्दा। भैया बड़ा मुद्दा रिपोर्ट को लागू एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि राम मंदिर बन गया है, लोग 2024 में राम मंदिर। हाँ, ठीक है, भगवान राम भारत की जमीन पे ही पैदा हुए और भगवान राम कण कण में विद्यमान है, पूरे देश में विद्यमान है। एक मिनट, मैं इस मुद्दे से इतर एक बात करना चाहता हूं। काशी, मथुरा, अयोध्या ये तीनों भारत में ही मौजूद है। देर सवेर इनके मुद्दे हल ही होंगे और हल होना ही है। एक मुद्दा मैं दे रहा हूं इनको। 70 साल से कैलाश मानसरोवर चाइना ने कब्जा कर रखा है। मोदी ने 9 साल में कई बार चाइना से बात किया कैलाश मानसरोवर हमारा वापस किया जाए। भैया कह रहे हैं कैलाश मानसरोवर, सिर्फ राम मंदिर की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर को चाइना ने कब्जा कर दिया। आपको मुद्दे ने भटकाए, हो मुद्दे से उन्होंने भटकाया। आपके सामने ना कैलाश मानसरोवर किसके सरकार में गया था? बताइए भैया। साई चीन किसकी सरकार में बना था? बताइए, पूछिए। साई चीन किसके सरकार में? ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि साई चीन किसके सरकार में बना। किसी के रहा हूं ये मुद्दा जिसको कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया था, मैं चैलेंज दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं। कैलाश मानसरोवर जिनपिंग से बात करके ले आइए। आप बड़े बहादुर हैं, बड़े मर्द हैं, मुमकिन है मोदी है तो ले आइए चाइना से। कांग्रेस सरकार 65 साल में पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर क्यों नहीं बनवाई? इनकी सरकार थी। 370 हटाने में इन लोगों ने पूरा जितना रोना था, मैं उस शब्द को कहना नहीं चाहूंगा, दिखाया। हटाने ही नहीं दिए। अब राम मंदिर बन गया है। कम से कम ऐसा नेता मिला कि सबने, जितने विपक्ष वाले हैं, कम से कम भगवा पहनने लगे और हिंदू धर्म दिखाने लगे। मैं जनेऊधारी हूँ और कितना बनेगा? क्या कहेंगे भैया आप? क्या कहते हैं? धारा 370 का दस्तावेज पढ़ लेना चाहिए इनको। उस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दस्तखत है, जो जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लोग नहीं मानते हो? उन्होंने भी दस्तखत किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप लोग नहीं मानते हो? सुनिए, 65 साल राज की देश में 370 तब भी हट सकता था। आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं मानेंगे, आप चले जाएंगे। आपको कुछ कहा जाएगा सावरकर जी पे चले जाएंगे। आप राम मंदिर को नहीं भगवान को मानिए ना। आप उसके लिए सुनिए, हम 5 दिन जेल काटे हैं उसके लिए। सुनिए, नहीं आप शायद पैदा भी नहीं हो रहे होंगे जिस समय हमने जेल काटा है। सुनिए, और सुनिए, आप हनुमान चालीसा सुना दीजिए। मैं जो है राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और मैं यही बैठे बैठे सुंदरकांड सुनाऊंगा आपको। पूरी सुंदरकांड सुनाऊंगा। पूरा सुंदरकांड हनुमान चालीसा इसे दुकान पे बैठ के नहीं सुनाया जाता। राजनीति छोड़ दूंगा। भैया सुनिए, बड़ी मुद्दा एक है ईवीएम। बड़ा मुद्दा है। लोग ईवीएम के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम से वोट नहीं होगा।
ईवीएम से वोट नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इस पे क्या कहेंगे? ईवीएम इनका रोना है। जिस देश में, जिस राज्य में इनकी सरकार बनती है उसमें तो वो कहते हैं कुछ ठीक है, और जिस राज्य में सरकार इनकी नहीं बनती कहेंगे ईवीएम से घोटाला हो गया, ईवीएम से भाजपा शादी वोट ले लिए। ईवीएम खाली रोना है इनके पास बस। जिस राज्य में सरकार बनती है उसमें क्यों रोना नहीं गाते हैं ईवीएम का। अरे सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांटा इन लोगों को, फटकारा कि जो है सुप्रीम कोर्ट में वोट अनवैलिड करके जबरदस्ती ये लोग जीत रहे हैं, भ्रष्ट बहाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहाना। अब ये जब मंदिर का मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अब ये रोना बता रहे हैं करोड़ों रुपए सीएम आवास में लग गए, उसमें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डांटा, उसमें क्या सीएम आवास में करोड़ों आवास में क्या कहेंगे? अपने बताए, एक तरफ तो बताते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, रोना ये रोते हैं चाय बेचने वाला हूँ, और सूट पहन के निकल, सुनिए 6 करोड़ के जैकेट पहन के निकलते हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, इतना लायक बेटा अपने आप को बताते हैं कि मेरी माँ जो है पोछा लगाती थी घरों में। सुनिए, एक प्रधानमंत्री होते हुए 4000 रुपए के लिए अपनी माँ को लाइन में लगा दिया इन्होंने बैंक में। राहुल गांधी को कितना भी कोसे, हम उनके पक्षधर नहीं, उस पार्टी के हैं। राहुल गांधी स्वयं तो लाइन में लगे, अपनी माँ को तो लाइन में लगाया नहीं उन्होंने। और ये इतने लायक बेटे हैं कि अपनी 90 साल की बूढ़ी माता को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगवा दिया। इतने लायक बेटा है। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से, क्या नाम है, 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, तो इस बार क्या लगता है कि सुल्तानपुर से कौन, किसके सर पे ताज बंधेगा? सुल्तानपुर से ताज जिनके सर पे है उन्हीं के सर पे बंधेगा। हमारे हिसाब से ये पूरे भारत को पता है कि अभी मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट या कोई उनका ऑप्शन किसी के पास है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि तिवारी जी बता रहे हैं, अपनी माँ को लाइन में लगा दिए। न्याय के लिए अपने ही बेटे को मृत्यु दंड दे दिया था अहिल्याबाई होलकर ने। क्या वो अच्छी माँ नहीं थी? न्याय के लिए जब बात न्याय की आती है तो माँ या प्रधानमंत्री भगवान राम हैं। दशरथ जी मरे, मृत्यु हुई, लेकिन वो परमात्मा थे। पावर का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में यूज करना, अपनी पावर का, ये सनातन का काम नहीं है। ये सनातन विरुद्ध बात है। आपके पास कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, उसको आप पर्सनली मत, प्रधानमंत्री की माँ वो हैं, लेकिन अपने काम के लिए एक संदेश है कि अगर 90 साल की एक बूढ़ी खड़ी हो सकती है लाइन में, तो लानत है, वो संदेश दे रहे हैं ना अपनी माँ को खड़ा होकर के। यानी कि संदेश है कि सब एक समान है, उनका कहने का मतलब कि इसमें कोई, जो इस देश में कहा जाता है कि नारी प्रथम, लड़की होने की वरीयता, ये सब बहुत छोटी बात है। यही छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को अलग करती हैं। तो जैसे तिवारी जी कह रहे हैं कि अपनी माँ को लाइन में लगाए, ये भी एक संदेश है। सनातन धर्म का ये नियम है, सनातन धर्म का नियम है कि अपनी पर्सनल पावर को अपने स्वयं के व्यक्तिगत कार्य के लिए आप अपनी पोजीशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर आऊंगा आपके पास। भैया, बड़ा कह रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने ये सिखा दिया अपनी माँ को लाइन में लगा के कि यहाँ पर सब एक समान है, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है। क्यों नहीं लगे? हाथरस में जब बच्ची को नहीं, एक मिनट, हाथरस में जब बच्ची का बलात्कार हो जाता है तो हाथ उसमें नारी का सम्मान नहीं दिखाई पड़ता, रातों रात पेट्रोल डाल के पुलिस जला देती है, क्योंकि दलित ही हो तो उसमें नारी नहीं दिखाई देता। कह रहे हैं भैया कि तब नारी का सम्मान नहीं होता जब हाथरस जैसे बड़े घटना को जो है रात में लोग मिट्टी के तेल डाल के जला दिए। तो अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई पूरी तरह गलत नहीं होता या कोई पूरी तरह सही नहीं होता। जो लोग राम राज की कल्पना करते हैं, राम के राज में भी रावण का अत्याचार इस हद तक था, इस हद तक था। आप जानते हैं, जो ये बात कर रहे हैं भैया कि जला दिया गया और रातों रात पुलिस ने ये काम नहीं किया, आप जानते हैं कि 100% कोई सही या 100% कोई गलत नहीं होता है। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री खुद लाइन में क्यों नहीं लगे, वो व्यक्तिगत नहीं रह गए हैं। अब वो एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो व्यक्तिगत को, उनकी माँ नहीं है प्रधानमंत्री, वो अपनी मर्जी से पानी नहीं पी सकते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने मन से पानी नहीं पी सकते। वो उनकी माँ के लिए आप मेरी बात सुनिए, हमारे छोटे भाई तरीके हैं,
याद करिए KR नारायणन राष्ट्रपति होते, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मतदाता सूची में अपना नाम संशोधित कराने गए थे। मतदाता सूची अभियान का श्रीगणेश करने के लिए KR नारायणन राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति जाकर के वो बगैर किसी सुरक्षा के गए थे। इस देश में ये भी परिपाटी रही है। दूसरी बात, अभी तमाम लोगों ने राम मंदिर, भगवान राम के भव्य राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हमारे पांडे जी को भी ये बहुत साफ तौर पर जानकारी है। भारतीय संविधान का जो मूल पाठ है उस पर राम दरबार अंकित है। जो भारतीय संविधान का मूल पाठ है उस पर राम दरबार अंकित है। भारत के 3 प्रतीक कौन बताए गए? राम, कृष्ण और शिव। ये भाजपा ने नहीं किया इसको, ये 70 साल पहले हुआ था। हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था इसको। संविधान निर्माता तो बाबा साहब ने लिखा था। नहीं, उसको 300 लोग थे उस कमेटी में, 300 लोग थे। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीम बाबा साहब। 1 मिनट मुझे समय दीजिए, 10 सेकंड का और। इस राम मंदिर धर्म के सबसे बड़े धर्म पीठ पे विराजमान कौन है? इस देश के चारों शंकराचार्य। हमारे देश के चारों शंकराचार्य में से एक भी शंकराचार्य राम मंदिर उद्घाटन में नहीं गया। दूसरा, राम अगर इस देश की मर्यादा के प्रतीक हैं तो इस देश का प्रथम नागरिक है, इस देश का राष्ट्रपति। दलित होने के कारण इस देश के राष्ट्रपति को राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। एक दलित का अपमान है। ये दलित का अपमान है। अभी कह रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। संविधान में बाबा साहब का सबसे ज्यादा योगदान रहा है संविधान लिखने में, और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक दलित राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में। देखिए, बाबा साहब का सबसे ज़्यादा योगदान ऐसा नहीं है। इस देश की एक मेजॉरिटी, पहली बार बाबा साहब पे आप बात कर रहे हैं। जिस बाबा साहब का एक लाइन है कि मैं हिंदू बन के पैदा हुआ, हिंदू बन के मरूंगा नहीं। शायद ये बात बोलते समय बाबा साहब राम जी के बारे में नहीं सोचे। अयोध्या वाले राम जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बाबा साहब के पिताजी का नाम राम जी राव। बाबा साहब एक बार अगर महादेव अंबेडकर के बारे में सोच लेते, जिन्होंने उनको अंबेडकर नाम दिया, बाबा अगर उस क्षत्रिय के बारे में सोच लेते एक बार, तो शायद इतना बड़ा स्टेटमेंट ना देते। अच्छा, बाबा साहब ब्रिलियंट तो हैं ही, इसमें कहीं कोई संशय का विषय नहीं है कि बाबा साहब और कोई धर्म नहीं अपनाए, क्योंकि एक पैरेलल बराबर की बात है, बौद्ध धर्म में वो गए। अच्छा, रही बात बाबा साहब की ये दलित वाली बात ना, हर आदमी के जैसे प्रोटोकॉल है। इतना बड़ा द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं बुलाई गई? क्या द्रौपदी मुर्मू जी ने ये स्वयं कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया? कहीं उन्होंने कहा ये उनका एक लाइन तो स्टेटमेंट तो नहीं। तो किस बेस पे आप कह सकते नहीं बुलाया गया? कैसे? भैया बड़ा प्रश्न बता दिए कि बिना जो है द्रौपदी मुर्मू ने कहीं स्टेटमेंट राष्ट्रपति, ये पहली बार नहीं हुआ। लोकसभा का सांसद, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। जी। पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, जो कि उसका सर्वे सर्वा जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसमें भी उनको नहीं बुलाया गया। इसलिए वो दलित थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। क्या लगता है कि ये भी जो बीजेपी अभी सत्ते में है, तो क्या लगता है कि ये भी अभी जातिवाद इनके मन से खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं, जातिवाद बीजेपी शास्त्र पे काम कर रही है, शास्त्र और संविधान एक। लेकिन इनका कहने का जो आरोप है ये कह रहे हैं। आप उनसे, मैं जैसे मेरा प्रश्न है कि संविधान और शास्त्र में से किसको चुना जाएगा आपके हिसाब से? संविधान या शास्त्र? हम तो संविधान से चुनेंगे भाई। संविधान हमें जीने का अधिकार देता है। नहीं, संविधान नियम है, शास्त्र जीवन है। संविधान आपको ये नहीं बताएगा कि सुबह उठ के माँ बाप का पैर छूना चाहिए। संविधान आपको ये भी नहीं बताएगा कि 7 फेरे लेते वक्त एक आदर्श पति की जिम्मेदारी क्या है। संविधान आपको आदर्श पुत्र क्या होता नहीं बताता है, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श मित्र क्या होता है, आदर्श पिता क्या होता है, आदर्श ये संविधान नहीं। संविधान नियम है, शास्त्र जीवन है। जीवन आपको शास्त्र जी बताएगा। रही बात संविधान की, संविधान केवल नियम है और शास्त्र जीवन है। इसीलिए दोनों देश तो संविधान पे ही चल रहा है। हाँ। देश तो जीवन किस पे चल रहा है? जीवन किस पे चल रहा है? जीवन किस पे चल रहा है? किस पे चल रहा है आप बताइए। शास्त्र से जीवन चलता है। शास्त्र से जीवन चल रहा है। हम कह रहे हैं आपको कि सुबह उठ के आपको क्या करना चाहिए माँ बाप के प्रति। एक शब्द आया भारत में, कौन सा शब्द? उस शब्द का नाम है कैरियर। कैरियर।
तो अदालत में महिलाओं की इतनी भीड़ नहीं होती। स्वास्थ्य से जीवन चलता तो महिलाओं की अदालत में भीड़ नहीं होती। अच्छा, और क्या दूसरी बात, ये जो जातिवाद है ये शास्त्र की देन नहीं है, ये संविधान की देन है। संविधान की देन है भैया? जातिवाद संविधान में लिखा गया है कि मानव एक समान, सभी को एक समान बताया गया। अरे प्रभु, मानव ही क्यों, बाबा साहब कहते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की बात फिर कहाँ से आ जाती है? सुनिए, महाराज, मानव ही क्यों, जो शास्त्र है वो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जातिवाद की उपज की प्रमुख जड़ कर्म की हीनता, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी जाति धर्म से हैं, आप आइए ना, आप भी जनेऊ खराऊ पहनिए, शास्त्र का वाचन करिए। कर्महीन, कर्म की हीनता ही जातिवाद की उपज की प्रमुख जड़ है। जातिवाद पदार्थ है जग माही, क्या कहेंगे भैया कर्महीन नर पावत नाही। इनके मुद्दे पे? नहीं, इनके मुद्दे पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम आपके मुद्दे पे जाएंगे। बताइए। जिस मुद्दे को लेके आप चले हैं, आपने जो मुद्दे हैं, राजनीति के जो मुद्दे हैं, उसके तरफ आपने ये डिबेट रखी है। जी जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, राजनीति के मुद्दे बिल्कुल नहीं है कि भारतीय संविधान जो बना हुआ है उसकी प्रस्तावना में ही पहली ही लाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के वासी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हेतु इस संविधान सभा के समक्ष यह संविधान को समर्पित करते हैं। ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है। बात मुद्दे की हो रही है, देश के मुद्दे की। शास्त्र और धर्म ये हमारे निजी आस्था का विषय है। मैं क्या करूं, पूजा करूं कि नमाज पढ़ूं, ये मेरी निजी आस्था है। ये देश का मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दे क्या है? मंदिर बनाना सरकार का काम है? बिल्कुल नहीं है। मंदिर बनाना बिल्कुल सरकार काम नहीं है। सरकार उसका श्रेय ले रही, प्रधानमंत्री नहीं। कह रहे हैं मैंने बनाया। नहीं, एक मिनट, अभी यहीं पे कल को कोई मुस्लिम, 70 साल तक बाबूजी, कल को कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बैठ जाए और कहा कि हम लखनऊ हजरतगंज में मस्जिद बनाएंगे, ये स्वीकार करेंगे भैया? बताओ। अच्छा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से एक सवाल किया गया कि क्या मंदिर से गरीब की थाली में रोटी आती है? जी। मैं आपको बताऊं मंदिर से कैसे रोटी आती है। मंदिर क्या है आप जानते हैं? मंदिर की फिलॉसफी इस देश में क्या है? भारत में इतना क्राइसिस क्यों है जो सरकार के ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं हैं? भारत में ब्लैक मनी रन करना बंद हो चुकी है, और जब ब्लैक मनी किसी देश में रन करती है तो भारत वो फ्लैक्चुएट होती है इकोनॉमी। मैं बात किन की जवाब दे रहा हूँ। बार बार भाई साहब हमारे मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। मंदिर भारत में सदियों से आदिकाल से धर्म आधारित व्यवस्था रही है। सुनिए, धर्म आधारित व्यवस्था रही है। मुझे किसी दूसरे देश का नाम ये बता दें भारतवर्ष के अलावा जो 900 साल से ज्यादा अधिक समय तक गुलाम रहा हो, किसी दूसरे देश का नाम बता दें। यही एक कारण। अभी सुंदर जब सवाल इन्होंने क्या लगता है कि 2024 की यहाँ पर मुद्दा इस समय 2000 धार्मिक और जातिगत भेदभाव कौन रे होए हमें कहानी, ये सोच जो भारत की मुख्य कारण भी यही है, धार्मिक आधार। आज आ रहा हूँ क्योंकि कुछ साथी इधर भी खड़े हुए हैं, क्योंकि ये मुद्दे से भटक चुके हैं और राम मंदिर की तरफ लेके जा रहे हैं, उसी में जो है ये गड़बड़ हो गया। लेकिन तब तक बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रजा के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर आवाज़।